गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते। आज एक महत्वपूर्ण टॉक है क्रोनिक पेन के बारे में। क्रोनिक पेन मतलब जो दर्द होता है, लंबे समय का दर्द होता है बॉडी के किसी भी पार्ट में। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या लाइफ में करना चाहिए, क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने चाहिए और हमें उससे कैसे मतलब उसको कोप अप करना चाहिए। क्रोनिक पेन कई बीमारियों में हो सकता है। रूमेटोलॉजी की बीमारी में हो सकता है, आर्थराइटिस, ऑटोइम्यून बीमारी, डायबिटीज, थायराइड, इन बीमारियों में सब में हो सकता है। क्रोनिक पेन जो कि लंबे समय तक पेन रहता है किसी भी अंग में बॉडी में, वो एक अपने आप में एक बीमारी है जिससे कई तरह की दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं। तो हम शुरू करेंगे। नमस्ते, मैं डॉक्टर निखिल गुप्ता हूँ, रूमेटोलॉजिस्ट, सरोज और संत परमानंद हॉस्पिटल में, और मेरा क्लिनिक सरस्वती विहार में है। अभी हम सबसे पहले शुरू करेंगे एक फ्रेज से, इवन द डार्केस्ट नाइट विल एंड एंड सन विल राइज। बहुत बार ये होता है जिनको लंबी बीमारियां होती हैं, काफी पेशेंट्स उनमें से होप खो बैठते हैं। लेकिन आजकल बहुत अच्छी दवाइयां हैं, आपका बस मोटिवेशन, रेगुलर विजिट रिक्वायर्ड है, जिससे कि आप बहुत इम्प्रूव हो सकते हैं। कई लोग 100% इम्प्रूव नहीं होते तो एटलीस्ट 70-80% इम्प्रूव हो सकते हैं, जिससे कि उनकी लाइफ स्टाइल में बहुत चेंज आ सकता है और वो बहुत अच्छे से अपनी लाइफ व्यतीत कर सकते हैं। तो ऐसे ही ये फ्रेज है कि डार्क नाइट खत्म हो जाएगी और सूरज हमेशा उगेगा। तो इसी तरह आपकी बीमारी भी है, आपका दर्द भी है, जो कि विद टाइम कम हो जाएगा या ठीक हो जाएगा और आप अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। तो क्रोनिक पेन जो रूमेटोलॉजिकल डिजीजेस से एसोसिएटेड है, मैं उनको डिस्कस करूंगा। उसमें क्या हमें अप्रोच रखनी चाहिए और हमें उससे कैसे लड़ना चाहिए। सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा कि क्रोनिक पेन क्या है। रूमेटोलॉजिकल बीमारी, आर्थराइटिस की बीमारी या ऑटोइम्यून बीमारी कौन सी है जिसमें ये हो सकता है, क्या क्या इससे हमें नुकसान हो सकते हैं बॉडी में क्रोनिक पेन से, कॉम्प्लिकेशंस, और हम इसको कैसे मैनेज करें। तो एक्यूट पेन होता है जो एकदम से पेन आ गया, जो कि किसी बीमारी से हो सकता है, इन्फ्लेमेशन से हो सकता है, जैसे यूरिक एसिड बॉडी में जम जाए, जॉइंट्स में जम जाए, या फिर इन्फेक्शन में, जोड़ों में इन्फेक्शन हो जाए, या फिर चोट लग जाए। ये एक सडन पेन है, एकदम से पेन आ गया। क्रोनिक पेन क्या होता है, वो अपने आप में एक बीमारी है, और लंबे समय तक जो पेन रहता है, धीरे धीरे उत्पन्न होता है, बढ़ता है, कम होता है, परसिस्ट करता है। वो एनवायरनमेंट से भी ऊपर नीचे हो सकता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, एंजाइटी, डिप्रेशन से भी चेंज हो सकता है, और ये परसिस्ट करता है ओवर टाइम। और ये जनरली काफी मुश्किल होता है इसको कंट्रोल करना। बहुत सारी मेडिसिन से इसको मतलब रेजिस्टेंट होता है। तो इसलिए काफी बार क्या होता है, पेशेंट आता है डॉक्टर की क्लिनिक पे, एक विजिट हुई, अगली बार बुलाया, पेशेंट कहता है मुझे आपकी दवाइयों से कोई आराम नहीं आया। डॉक्टर ने उसकी पावर बढ़ाई या दवाई चेंज कर दी। फिर अगली विजिट में आता है कि डॉक्टर साहब आपकी दवाई से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, क्या करें। तो आपका आंसर इस फ्रेज में छुपा हुआ है कि क्रोनिक पेन काफी दवाइयों से रेजिस्टेंट होता है। तो हमें आपके लिए बेस्ट दवाई ढूंढनी पड़ती है, और वो हम कैसे ढूंढते हैं, पेशेंट को खिला के ढूंढते हैं कि भाई इससे जो सबसे कॉमन दवाई है जिससे ज्यादातर पेशेंट को असर आता है, वो हम पहले देते हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर उससे असर नहीं आया तो सेकंड मोस्ट कॉमन दवाई देते हैं। सेकंड मोस्ट कॉमन से भी असर नहीं आया तो हम अगली दवाई देते हैं। तो काफी बार पेशेंट को टाइम लगता है रिस्पॉन्स करने में, उसकी दवाई उसको कौन सी सूट करेगी। तो काफी बार ऐसा भी होता है कि डॉक्टर साहब की दवाई 2-3 महीने खा ली, कोई असर नहीं आया, क्योंकि आपका पेन रेजिस्टेंट है। और काफी बार 2-3 विजिट के बाद पेशेंट वही दवाई कंटिन्यू करते हैं अपने आप ही, जबकि उनको असर नहीं आ रहा है, बट और एक्सपेक्ट करते हैं कि उससे असर आ जाए। नहीं, वो आपके लिए दवाई बनी नहीं है, आपकी बीमारी को कंट्रोल नहीं कर रही। तो ऐसा आप बिना बात दवाई ना खाएं जिससे आपको असर नहीं आ रहा, या अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें। तो क्रोनिक
पेन क्या होता है कि जो परसिस्ट करता है आइदर बियॉन्ड द कोर्स ऑफ एक्यूट इलनेस, जब एकदम से पेन हुआ और वो परसिस्ट करा 6 हफ्ते 3 महीने लगातार, उसको हम क्रोनिक पेन कहते हैं। और पेन जनरली क्रोनिक बीमारियों के साथ होता है, और ये बार बार होता है। कई बार आता है 3 4 6 महीने रहता है, फिर चला जाता है, फिर आता है, या फिर लगातार ही सालों साल बना रहता है। रूमेटोलॉजिकल कंडीशंस कौन सी हैं जो कि क्रोनिक पेन करती हैं? 200 से ज्यादा बीमारी है रूमेटोलॉजी में जो कि पेन कर सकती है, लंबे समय तक पेन कर सकती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें उम्र के साथ घुटने घिस जाते हैं, जनरली डीजेनरेटिव डिजीज है। ये खाली जोड़ों को नहीं, पूरी बॉडी को अफेक्ट कर सकती है। पेशेंट क्रोनिक पेन, डिप्रेशन, एंजाइटी में जा सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गठिया बाय जिसे बोलते हैं, वो अगेन काफी जगह फैल सकता है, और इससे भी पूरे शरीर में, गर्दन में, बॉडी में, पैरों में, हाथों में, जोड़ों के अलावा मांसपेशियों और नसों में भी दर्द होता है। लूपस स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस, जिसमें एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस होती है। गाउट, शोगरन सिंड्रोम, स्क्लेरोडर्मा, और ऐसी कई तरह की बच्चों की भी आर्थराइटिस होती है। फाइब्रोमाइल्जिया एक अपने आप में क्रोनिक पेन सिंड्रोम है जो कि इन बीमारियों के साथ एसोसिएटेड होता है, या प्राइमरीली फाइब्रोमाइल्जिया होता है। आजकल सबकी जिंदगी में स्ट्रेस है, घर में बनती नहीं है, लड़ाइयाँ रहती हैं, दिमाग में टेंशन रहती है। तो ये एक बीमारी फाइब्रोमाइल्जिया बोलते हैं, जिसमें बॉडी में इसकी स्ट्रेस की वजह से क्रोनिक बॉडी में पेन हो जाता है, और पेशेंट धीरे धीरे डिप्रेशन, एंजाइटी की तरफ बढ़ जाता है। तो ये आजकल बहुत कॉमन है, क्योंकि हम सबकी जिंदगी में इतना तनाव है, इतना स्ट्रेस है। फाइब्रोमाइल्जिया और क्रोनिक पेन सिंड्रोम किसे कहते हैं? बेसिकली फाइब्रोमाइल्जिया, क्रोनिक पेन सिंड्रोम में हम क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? थकान, स्लीप डिस्टरबेंस, भूलने की बीमारी, सिर में दर्द, चक्कर आना, मांसपेशियों में दर्द, स्किन की प्रॉब्लम, जॉइंट में पेन, स्टिफनेस, यूरिनरी प्रॉब्लम्स, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, रात को पेशेंट लेटता है, पैर में ऐसा लगता है कि पैर में कुछ चल रहा है, या मन करता है उसका मैं उठ के भाग जाऊं, चलने लगूं, या उसके पैर कोई दबा दे, तो उससे उसको आराम मिलता है। इस बीमारी में नौजिया, उल्टी आती है, अगर आप हल्का सा टच करोगे तो पेन होगा। जॉ पेन बेसिकली जब जॉ में पेन होता है, वो काफी बार फाइब्रोमाइल्जिया, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट सिंड्रोम बोलते हैं इसे, टीएमजे सिंड्रोम, ये भी फाइब्रोमाइल्जिया के साथ एसोसिएटेड होता है। कॉजेज क्या हैं क्रोनिक पेन के? एक्यूट पेन, जो कि इनिशिएटिंग इवेंट होता है, या उसको जन्म देता है क्रोनिक पेन को, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये पेन है। कॉम्बिनेशन ऑफ पेन अराइजिंग फ्रॉम टिश्यू डिस्ट्रक्शन एंड मैकेनिकल चेंजेस टू कार्टिलेज, जब जोड़ घिस जाते हैं उसमें पेन अराइज होता है, बोन, सॉफ्ट टिश्यू, मांसपेशियों, सब जगह चला जाता है। साइकोलॉजिकल इश्यूज, किसी को एंजाइटी है, डिप्रेशन है, स्लीप में प्रॉब्लम है, फाइब्रोमाइल्जिया है, ये सारे प्रॉब्लम्स क्रोनिक पेन को जन्म देती है। क्रोनिक पेन कई बीमारियों में बढ़ जाता है, जैसे कि डायबिटीज। डायबिटीज भी एक लंबी बीमारी है, उसमें काफी पेशेंट्स को शरीर, मांसपेशियों, नसों में दर्द रहता है, उसको फाइब्रोमाइल्जिया, क्रोनिक पेन बोलते हैं। थायराइड डिसऑर्डर्स, जिसको हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड है, उनको भी इन बीमारियों का होने का डर लगा रहता है। एस्थमा जो है, दमे की बीमारी, इसमें भी पूरे शरीर में लंबे समय तक दर्द रह सकता है। स्ट्रोक, लकवा पड़ा है, या हार्ट अटैक पड़ा है, इनसे भी ये सारा क्रोनिक पेन होने का खतरा बढ़ जाता है। तो हम इन बीमारियों को कैसे कंट्रोल करें? अगर गठिया है या आर्थराइटिस है और साथ में डायबिटीज है, तो हम कैसे कंट्रोल करें? सबसे पहले जो आपकी रूमेटोलॉजी की, आर्थराइटिस या ऑटोइम्यून बीमारी है, उसको कंट्रोल करना सबसे जरूरी है। आप उसको कंट्रोल करेंगे तो बीमारी अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। रेगुलर ब्लड टेस्ट करें, उससे आपका ये ठीक हो जाएगा कि आप रेगुलरली चेक करेंगे कि आपकी शुगर कंट्रोल है, थायराइड कंट्रोल है। अगर वो आप चेक करेंगे तो ही पता चलेगा कि कंट्रोल है या अनकंट्रोल है। अपना वेट ऑप्टिमाइज करें। हम इन बीमारियों में, आर्थराइटिस में, डायबिटीज में, हार्ट डिजीज में, ब्लड प्रेशर में, रादर आई वुड से सारी बीमारियों में वेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जिसका वेट नॉर्मल होता है, अपने बीएमआई नॉर्मल होता है, तो वो कंट्रोल में रहती हैं, बीमारियां होने का खतरा भी कम होता है, और दवाइयों की रिक्वायरमेंट कम होती है।
मेडिसिन उसके ज्यादा असर करती हैं और बीमारी बार बार नहीं बढ़ती। डाइट कंट्रोल, आप अपना मीठा, यहाँ पे इंडिया में मीठा बहुत पसंद है लोगों को, तो मीठा आप हटाएं, बहुत ना के बराबर कभी कभी खाएं। देन शुगर, सोडा, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्राइड फूड, फास्ट फूड ये अवॉइड करें। रेगुलर एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज एक नॉर्मल पार्ट है दिनचर्या का, जो कि हम नहीं करते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं, सोते हैं, ऐसे ही रेगुलर एक्सरसाइज रोज करनी चाहिए हमें एक्सरसाइज, वो हम नहीं करते हैं। ये सब करेंगे तो सारी कोमॉर्बिडिटीज ठीक रहेंगी। क्रोनिक पेन से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? नींद डिस्टर्ब होना, मूड चेंजेस जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, फटीग, ये थका थका रहना, ये सारा क्रोनिक पेन के कॉम्प्लिकेशंस है। क्रोनिक पेन कैसे होता है? किसी पेशेंट को एंजाइटी हुई, स्लीपिंग में प्रॉब्लम हुई, लंबे समय तक उसकी नींद डिस्टर्ब है, वो कोप अप नहीं कर पा रहा है, तो पेन बढ़ता है। और ये साइकिल विशियस साइकिल है, पेन बढ़ेगा, एंजाइटी बढ़ेगी, फिर स्लीपिंग प्रॉब्लम होगी, फिर वो कोप नहीं कर पाएगा। तो इस साइकिल को हमें तोड़ना है। फिर हम, अब अगर हम अपनी एम्प्लॉयमेंट के बारे में वरी हैं, लैक ऑफ, हम एंजॉय नहीं कर रहे हैं लाइफ को, हेल्थ वरीज हैं, है ना, मेडिकेशन वरीज हैं, फैमिली रिलेशनशिप वरीज हैं, फाइनेंशियल वरीज हैं, एंगर, फ्रस्ट्रेशन है, तो बार बार डॉक्टर को विजिट करना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं कि हमारी बीमारी लंबी है, बार बार लंबी दवाई खानी पड़ेंगी, लाइफ लॉन्ग दवाई खानी पड़ेंगी, तो फ्रस्ट्रेशन आता है। बट आप इन सब चीजों को नेगेट करके पॉजिटिव रहें, तो ही आप ये विशियस साइकिल को तोड़ पाएंगे, नहीं तो आप उस विशियस साइकिल में फंसते चले जाएंगे, फंसते चले जाएंगे। डिजीज एक्सेप्टेंस, ये सबसे पहला स्टेप है। मैं कहूंगा कि बहुत सारे पेशेंट्स हैं, डायबिटीज हो गई, अभी हम बिना दवाई खाए ही कंट्रोल करके दिखाएंगे, जो कि मैंने हार्डली 1% पेशेंट्स में देखा है। अ, गठिया हो गई, हमें लाइफ लॉन्ग दवाई खानी पड़ेगी, ये कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? तो काफी बार ये हमें क्रोनिक जब बीमारी होती है, या इवन हमें 2-3 महीने भी लगातार दवाई खाना पड़ जाए, तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं उस फैक्ट को। और ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि हम अपने ट्रीटमेंट से दूर जा रहे हैं, हम कॉम्प्लिकेशन को न्योता दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमने जल्दी से जल्दी, हमें दर्द हुआ, घरेलू इलाज करते रहते हैं, मालिश कर ली, तेल लगा लिया, सिकाई कर ली, फिर भी आराम नहीं आ रहा, केमिस्ट के गए, रोज दर्द की दवाई खा ली, थोड़ा बहुत आराम आया, फिर दर्द की दवाई भी फेल हो गई, इसमें हम 6 महीने बिता देते हैं। तो वो 6 महीने में आपकी बीमारी ही नहीं पकड़ी गई, आपका थोड़ा सा जॉइंट डैमेज होने लगा। तो अगर ये आप 2 हफ्ते अगर आपको लगातार दर्द रह रहा है, तो आप उस समय डॉक्टर को दिखा लें, आप 10-15-20 दिन की दवाई में आराम आ जाएगा। आपको बीमारी अगर जल्द से जल्द पकड़ी जाएगी तो जल्दी इलाज होगा, आपको लंबी दवाई नहीं खानी पड़ेगी। बट हम इंडियंस ये सारी चीजें को हम थोड़ा नेगेट करके डिले करते रहते हैं, चलो जब तक काम चल रहा है हम चलाते हैं, नहीं तो फिर बाद में हम डॉक्टर के पास जाएंगे। तो डिजीज एक्सेप्टेंस, और जब हमें ये बीमारी पता लग गई कि हमें ये है, डॉक्टर ने डायग्नोज कर दी, हमें गठिया है या ऑस्टियोआर्थराइटिस है, हमें उसका सबसे पहले एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ ये बीमारी है और हमें इसका इलाज करना है। हम कम से कम दवाई पे कैसे आए, हम वेट रिडक्शन कैसे करें, उसके बहुत सारे मेजर्स हैं। तो हम अगर अवेयर हो गए अपनी प्रॉब्लम के लिए, और उसका हमने डायग्नोसिस एक्सेप्ट कर लिया, और उसकी हमें क्रोनिसिटी को हमने एक्नॉलेज कर लिया, और उससे हमारे लाइफ में हमें क्या एडजस्टमेंट करनी है वो हमने दिमाग में बैठा ली, तो ये आप उससे न्यू वे ऑफ लिविंग सोच सकते हो। और उससे आप जब न्यू वे ऑफ लिविंग सोचेंगे, आप अपनी लाइफ थोड़ी सी चेंजेस करके वो आप अच्छी लाइफ जी सकते हो, रादर देन अगर हमने वहां पे उसी स्टेज पे एक्सेप्ट नहीं किया, हम इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, ये हम जड़ से खत्म करके मानेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, उसमें आपने 1 साल गवा दिया, उसमें आपके जोड़ खराब हो गए, तो फिर सर्जरी की रिक्वायरमेंट पे आप पहुंच जाते हैं, या डिजीज इतनी तेज हो जाती है कि हाई एंड मेडिसिन पे रिक्वायरमेंट रहती है, या थोड़ी नंबर ऑफ मेडिसिन बढ़ जाती है, कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहला स्टेप है, जल्द से जल्द आप इंटॉलरेंट होएं अपने सिम्टम्स को, और फिर अगर डिजीज डायग्नोज हुई है तो उसको आप एक्सेप्ट करें, और उसका जल्द से जल्द इलाज कराएं, और अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, जो थोड़ी सी उससे लॉसेस होंगे आपको, उसको एक्सेप्ट करें।
रादर देन कि बड़े लॉस हो, इसलिए छोटे लॉस पे ही आप एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। एक्सेप्टेंस बहुत पॉजिटिव आप जो रोल है वो प्ले करती है। फिजिकल, सोशल एंड इमोशनल वेलबींग, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे बीमारी को तो आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। मेरे को दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, ये कैसी बीमारी लग गई मुझे। लेकिन आप अगर उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप हैप्पी रहेंगे, इमोशनली बेटर रहेंगे, उसका ट्रीटमेंट का सॉल्यूशन देखेंगे, और आप ट्रीटमेंट में भी कॉन्फिडेंस रहेंगे, डॉक्टर के भी ट्रीटमेंट में भी कॉन्फिडेंस रहेंगे। नहीं तो आप डॉक्टर से भी आप बोलेंगे कि आराम नहीं आ रहा, जड़ से नहीं खत्म हो रही, ये नहीं हो रही, बट आप अपनी बीमारी को सबसे पहले समझें। तो पॉजिटिव क्लिनिकल आउटकम्स, ग्रेटर कॉन्फिडेंस इन कोपिंग एबिलिटी, हायर डेली अप टाइम, लेस डिप्रेशन, कम दर्द, और बेटर रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट, और आप बेटर लाइफ जिएंगे अगर आपने अपनी डिजीज को जल्द से जल्द एक्सेप्ट किया। और अगर डिले किया तो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जॉइंट डैमेज होगा और फिर आगे सर्जरी की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो जो जनरली एक्सेप्ट करता है अपनी जल्दी बीमारी, उसको अपने डॉक्टर पे भी विश्वास होता है और वो अपनी इलाज कम से कम दवाइयों में कर पाता है और बिल्कुल हेल्दी रहता है, और इवन दौड़ भी सकता है अगर आप जल्दी से जल्दी अपने दर्द का इलाज करवा लेते हैं। और अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आप रिस्क ले रहे हैं कि आप अपने आप को ही वर्स बनाएंगे विद टाइम। तो ट्रीटमेंट प्लान क्या है कि आप फंक्शनल गोल्स, आपके गोल्स बहुत सही अपने होने चाहिए कि मैं फंक्शनली एक्टिव रहूं, मैं किसी पे डिपेंडेंट ना रहूं। और ये तभी होगा जब आपने अर्ली ट्रीटमेंट शुरू किया, रेगुलर ट्रीटमेंट रहा डॉक्टर के साथ, उसका फॉलो किया, उससे अपने डाउट्स क्लियर करे जो भी आपको डाउट्स हैं, और फिर आप एक्सरसाइज रेगुलर करेंगे। आपकी बेटर स्लीपिंग पैटर्न करना बहुत जरूरी है। अगर आप स्लीप डिस्टर्ब रहेगी तो बीमारी बढ़ेगी। और डेली एक्टिविटीज अगर आप रखेंगे, बेड बाउंड नहीं होंगे, अपने बेड पे ही नहीं बैठे रहेंगे, तो आप बेटर अपना इलाज करेंगे, अपना आप बेटर काम करेंगे। आप जैसे ही आप अपना जॉब ना छोड़ें, अगर आप कोप अप कर पा रहे हैं, अर्ली आपने अगर डायग्नोज कर लिया तो आपको अपने जॉब में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जॉब अगर छोड़ते हैं तो आप काफी बार नेगेटिव फीलिंग आती है, खाली बैठ के वैसे ही दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। और इंक्रीज सोशल एक्टिविटी, आप सोशली एक्टिव रहें, अपने दोस्त, अपने फैमिली के साथ एक्टिव रहें और उनसे अपना सोशल सर्कल बनाए रखें। रेगुलर एक्सरसाइज करें जिससे आपकी मांसपेशियां, हड्डियां, नर्व सब मजबूत रहें। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या करें, फिजिकल एक्टिविटी, जॉइंट प्रोटेक्शन कैसे करना है, डेली एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग में हमें क्या चेंजेस करने हैं, वेट रिडक्शन पे आप ध्यान दें, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जो एंजाइटी डिप्रेशन है उसको आप ना छुपाएं। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को एंजाइटी डिप्रेशन हो रहा है, अपने डॉक्टर से जल्द डिस्कस करें, फैमिली मेंबर से डिस्कस करें, क्योंकि उसका बहुत अच्छा इलाज है, कम से कम मेडिसिन पे इलाज है, और काफी बार मेडिसिन बंद हो जाती हैं, अर्ली आप मैनेज करते हैं। तो स्ट्रेस को मैनेज करें, डाइट का क्या रोल है और स्लीप का क्या रोल है, ये सब मैं आपको डिस्कस करूंगा। फिजिकल एक्टिविटीज जो हैं, जेंटल फिजिकल एक्सरसाइज करें, एरोबिक एक्सरसाइज जैसे स्विमिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जो कि लाइट वेट ट्रेनिंग, मतलब हल्के वेट से आप ट्रेनिंग करें, और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज पूरी बॉडी की, और रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, हर जॉइंट पे हर मूवमेंट को आप प्रैक्टिस करें। तो वो मूवमेंट सारी आपको अगर आप करते हैं तो आप बेटर मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत रखते हैं, और अगर आप नहीं करते हैं तो उसमें इश्यूज आते हैं। तो अगर आपका लेकिन आप अपनी लिमिटेशन देखें कि आप ऑब्वियसली सारे लोग स्विमिंग नहीं कर सकते, सारे लोग वॉक मतलब साइकिलिंग नहीं कर सकते, तो आपकी जो लिमिटेशन है आप अपने डॉक्टर से भी डिस्कस करें, क्या मैं ये एक्सरसाइज कर सकता हूँ, क्या मैं वेट ट्रेनिंग कर सकता हूँ, तो तभी आप उसको आगे बढ़े, अपने आप ये डिसीजन ना लें। फिजिकल एक्टिविटी का क्या बेनिफिट है, रेंज ऑफ मोशन बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, पेन कम होता है, बोन और मसल स्ट्रेंथ बढ़ती है, हार्ट डिजीज पे फायदा होता है, डायबिटीज में फायदा होता है, और बाकी प्रॉब्लम्स में भी फायदा होता है। इमोशनल वेलबींग होता है, मेंटल वेलबींग होता है पेशेंट का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल एक्टिविटी करने का। जब एक्यूट फेज है, जब मतलब आपकी बीमारी तेज है, दर्द तेज है, तो खाली एक ही बार एक्सरसाइज करें, और वो भी खाली रेंज ऑफ मोशन, बस जॉइंट पे मोबिलाइजेशन करें, बैठे बैठे कर सकते हैं। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज जो मसल कॉन्ट्रैक्शन, आप ऐसे कर सकते हैं जिससे
टोन बनी रहे। जब क्रोनिक फेज है, जब बीमारी कंट्रोल में है, दर्द नहीं हो रहा या ना के बराबर दर्द है, तो आप लाइट वेट एक्सरसाइज कर सकते हैं, पोस्चरल या कोर स्टेबिलिटी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, नी की, काफ्स की। जॉइंट प्रोटेक्शन, अपने जोड़ों को कैसे बचाएं, क्योंकि आपको दर्द है, जोड़ों की बीमारी है, तो अगर थोड़ा सा झटका लगा, हल्का सा गिर गए, फ्रैक्चर का खतरा रहता है, लिगामेंट टियर का खतरा रहता है, तो आप उसको कैसे बच सकते हैं। उसमें आप लंबी आप पोजीशंस में एक एक टाइम, मतलब लंबे समय तक एक पोजीशन में ना बैठें, चेंज करें, बैलेंस करें एक्टिविटी रेस्ट के साथ। और रेस्ट हमें तब करना है जब हमें लगे कि हम थकने वाले हैं, ये नहीं कि जब हम थक गए तब रेस्ट करेंगे। और एक्यूट फेज में आप, जब आपका पेन तेज है, सीढ़ियां ना चढ़ें, क्योंकि उसमें गिरने का खतरा रहता है। जो आपकी एक्टिविटी दर्द बढ़ाती हैं वो अवॉइड करें, उसको मॉडिफाई करें। लार्ज डायमीटर पेन यूटेंसिल्स ये सब यूज करें, जिससे आपकी पेन कम होता है, ग्रिपिंग कम होती है। हैंड को, फीट को वार्म वाटर में सोक करें, जिससे आपकी पेन रिलीव होगा, मसल स्पाज्म कम होगा। डेली लिविंग में आप वॉकिंग कर सकते हैं, जो वॉकर स्टिक यूज कर सकते हैं अगर आपको जरूरत है। स्टेयर्स जो है जनरली आप अवॉइड करें या किसी की हेल्प से ही चढ़ें। नीचे झुके ना, बैठे ना, हाथ मतलब नीचे उकड़ू नहीं बैठे, पैर नहीं मोड़े, झुक के काम नहीं करना है। और अपना वेलक्रो या इलास्टिक के बटन्स यूज करें। अगर आपके हाथ में डिफॉर्मिटीज हैं या टेढ़े हो गए हैं हाथ, तो आप ये यूज कर सकते हैं। हाइजीन आप मेंटेन करें, हाई टॉयलेट सीट रखें, हैंडल बार्स से ही आप उठें अगर आपको जोड़ों में इतनी ज्यादा तकलीफ है। और ग्रिपिंग के लिए आप नॉब डोर्स और या लीवर्स के साथ आप यूज कर सकते हैं। रेस्ट करें आप एटलीस्ट 1 आवर इन द आफ्टरनून, और जब थक जाए उससे पहले ही रेस्ट होना चाहिए। वेल फिटेड क्लोथ्स पहने, वेल फिटेड शूज पहने। आइस बैग आप अप्लाई कर सकते हैं जब आपकी जोड़ों में सूजन है। और हॉट शावर ले सकते हैं मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, या हॉट पैक यूज कर सकते हैं। और बाथिंग और कुकिंग में आप अपने डिवाइसेस यूज करें, अप्लायंसेस यूज करें, जिससे आपको इजी रहे, पेन ना हो। हल्के टास्क लें, ज्यादा भारी टास्क ना लें। और अगर किसी को डिसेबिलिटी है, वो उसके बेनिफिट्स के लिए अगर एलिजिबल है तो वो उन्हें अप्लाई करना चाहिए। मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज तभी करनी चाहिए जब इन्फ्लेमेशन या पेन चला गया है। आप ज्यादा बेड में लेटेंगे, रेस्ट करेंगे, तो भी आपकी बीमारी बढ़ेगी। अगर आप जो डिवाइस पहन रहे हैं वो अनकंफर्टेबल है, तो भी आपको पेन बढ़ेगा। अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे, हद से ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे, तो भी पेन आपका बढ़ेगा। अगर आपको कहीं भी पेन है, हल्का सा भी, आप अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करें कि मेरे को इस मूवमेंट में पेन होता है। जॉइंट जब सूजन है, एक्सरसाइज ना करें। जब आप ये ना भूलें कि जब एक्सरसाइज, जब बीमारी रेमिशन यानी कंट्रोल में है, तो आप एक्सरसाइज रेगुलर करें। घर पे पूरे टाइम ना रहें, थोड़ा सा आप सोशली एक्टिव रहें। अपने जो फियर या कंसर्न्स हैं अबाउट हेल्थ, उसको आप अपनी फैमिली से डिस्कस करें। वेट लॉस का क्या इंपॉर्टेंस है। वेट लॉस जोड़ों पे प्रेशर कम करता है, पेन कम होता है जब पेशेंट वेट लॉस करता है, इन्फ्लेमेशन कम होती है, डिजीज जो एक्टिव थी वो अपने आप कम हो जाती है। बीमारी को लंबे समय तक रेमिशन में जाने, लंबे समय तक शांत रहने का चांस बढ़ जाता है। जो घुटने की कार्टिलेज है उस पर प्रेशर नहीं पड़ता और वो खराब होने में स्लो हो जाता है, तेजी से खराब नहीं होता। और आपकी नंबर ऑफ मेडिसिन और डोज घट जाती हैं, क्योंकि आपका वेट कम हो गया है। तो ओबेसिटी, जो मोटापा है, वो एक रिस्क फैक्टर है गठिया का। और उसके साथ पुअर ट्रीटमेंट आउटकम, जनरली जो ओबीस पेशेंट्स होते हैं उनको रिजल्ट मेडिसिन से कम आता है, और उनको हार्ट की बीमारियों का, डायबिटीज का खतरा ज्यादा रहता है। तो आप कैसे वेट रिडक्शन करें। आप मीठा तला हुआ जंक फूड, शुगर, ये बेकरी के प्रोडक्ट्स, कैंड जो जूस आते हैं, इनको अवॉइड करें। फ्रूट सैलेड ज्यादा खाएं। इंटरमीडिएट फास्टिंग जो होती है, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो होती है, वो उसमें काफी बेनिफिट्स देखे गए हैं वेट रिडक्शन में। और इवन उसमें ये भी देखा गया है कि कुछ स्टडीज हैं जो कि कहती हैं आर्थराइटिस भी कंट्रोल में आता है। वो आप अपने डॉक्टर से के साथ डिस्कस करके फॉलो करें। रेगुलर एक्सरसाइज करें, या आप डाइटिशियन का भी हेल्प ले सकते हैं इसको करने में।
प्रॉपर ब्रेकफास्ट करें, लंच लाइट करें और डिनर एकदम आप ना के बराबर करें। बट अगर आपका डायबिटीज है या ऐसी और कोई हार्ट की बीमारी वगैरह है तो आप अपने एक बार डॉक्टर से डिस्कस करें कि हम डिनर कितना ले सकते हैं, और हम उस हिसाब से आप अपना डाइट मेंटेन करें। डाइटिशियन इसमें ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपको। अपना आप उनसे अपना प्रॉपर डाइट चार्ट बनाएं जिससे आप वेट रिडक्शन को कर सकें। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, मेंटल हेल्थ रेफर्स टू इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग। साइकोलॉजिकल इश्यूज जो होते हैं उसमें डिप्रेशन, मूड चेंज, एंजाइटी, ये बहुत कॉमन है। इसमें अनट्रीटेड डिप्रेशन, अगर हम डिप्रेशन को ट्रीट नहीं करेंगे, साइकोलॉजिकल इश्यूज को हम ध्यान नहीं देंगे, तो पेशेंट उस पर अपनी बीमारी का इलाज करना छोड़ देगा, उसको वो बीमारियां मिस करने लगेगा, उसके पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी अफेक्ट होंगे और वो काफी सीवियर डिप्रेशन में भी चला जाएगा। हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हम खुश हैं या नहीं, हमें साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं या नहीं? आप अपने आप से पूछे कि आप खुश हैं या दुखी हैं, आप लाइफ एंजॉय कर रहे हैं या नहीं, आप थके थके रहते हैं अगर रेस्ट कर रहे हैं तो भी, अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं है या रिफ्रेश नहीं हो रहे आप सो के, तो आपको डेफिनेटली साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं। तो अगर ये सब है तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। आप कैसे मैनेज कर सकते हैं साइकोलॉजिकल इश्यूज को या नेगेटिव थिंकिंग को? आप अपनी बीमारी या अपना जो भी काम है उसका सॉल्यूशन देखें कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, इसका ये सॉल्यूशन है। अपने आप को पॉजिटिव टॉक दें। साइकोलॉजिकल और साइकेट्रिक अपॉइंटमेंट आप लें अगर अपनी आराम नहीं आ रहा है, या आप अपने डॉक्टर से बोलें कि उनकी दवाई आप शुरू करें, तो डेफिनेटली उनसे आपको काफी फर्क पड़ सकता है। एक्सरसाइज जितनी आप करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी रखेंगे, योगा करेंगे, उससे आपका ये डिप्रेशन, एंजाइटी, लो मूड, इमोशनल इम्बैलेंस, ये सब बच सकता है। फिजिकल एक्टिविटी, योगा, एक्सरसाइज, ट्रेनिंग, ये सब आपकी एंटी इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को करने में फायदा देती हैं और डिप्रेशन कंट्रोल करने में फायदा देता है, एंजाइटी भी कंट्रोल होती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपके स्ट्रेस से क्या होता है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है। स्ट्रेस से ओबेसिटी भी, मोटापा भी होता है। गठिया और जोड़ों की बीमारियों का रिस्क होने का खतरा बढ़ता है, और इससे क्रोनिक पेन या फाइब्रोमाइल्जिया होने का खतरा भी बढ़ता है। तो आप कैसे स्ट्रेस बस्टर टेक्निक को फॉलो करेंगे? मेडिटेशन, योगा, जेकबसन्स रिलैक्सेशन एक्सरसाइज टेक्निक होती है जो आप यूट्यूब पे देख के फॉलो करेंगे। रिलैक्सेशन एक्टिविटीज जैसे कि आप पार्क में बैठें, टीवी देखें, मूवी देखें, टाइम को मैनेज करें। सोशल सपोर्ट आप ज्वाइन करें। सपोर्ट ग्रुप होते हैं आजकल काफी सारे, इवन फेसबुक या गूगल पे काफी सारे सपोर्ट ग्रुप हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के, ये सब आप वहाँ पे एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। डाइट का क्या रोल है कि आप कौन सी डाइट बेनिफिशियल है? वेगन डाइट, पूरी वेजिटेरियन डाइट जो है वो बेनिफिशियल है। मेडिटेरेनियन डाइट, फ्रूट, स्पाइसेस, जो इंडियन स्पाइसेस हैं, ग्रीन टी है, एसेंशियल फैटी एसिड्स जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो नट्स होती हैं, बादाम, अखरोट, ये सब भी यूजफुल हैं। ग्लूटेन फ्री डाइट का रोल थोड़ा डाउटफुल है, कुछ स्टडीज कहती हैं बेनिफिट करता है, कुछ नहीं, तो इसलिए मैं अभी पेशेंट्स को रिकमेंड नहीं करता हूँ। जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं, एक तो जैसे मीठा है, सोडा है, अपना जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है, रिफाइंड मतलब जो बेकरी के प्रोडक्ट्स होते हैं, ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट में आते हैं, इससे हार्ट डिजीज, गठिया, दर्द, सबका खतरा बढ़ता है। तो ये सबसे डेंजरस है। फ्राइड फूड जो है, प्रोसेस्ड फूड जो है, जंक फूड, स्मोकिंग, हाई सॉल्ट या प्रिजर्वेटिव्स, अचार, इसमें जो आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स यूज होते हैं, ये भी नुकसान करता है, दर्द में काफी, दर्द को, इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है। ये जो इंडियन स्पाइसेस हैं, टर्मरिक जो है, जिंजर, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो फूड होते हैं, चिया सीड्स हो गए, हेम्प सीड्स हो गए, फ्लैक्स सीड्स हो गए, रॉ एप्पल साइडर विनेगर हो गया, पाइनएप्पल हो गया, चेरीज हो गई, ये सब बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करने में फायदा देता है और आपका दर्द में कमी करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट पेन कम करती है, डिप्रेशन कम करती है, फाइब्रोमाइल्जिया कम करती है, जोड़ों को बचाती है, हार्ट और ब्रेन को भी बचाती है, वेट लॉस में भी हेल्प करती है,
ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में कम करती है, बॉडी को कैंसर, स्ट्रोक, हार्ट डिजीज से बचाती है। हम कैसे नॉर्मलाइज करें अपनी स्लीप को? मेडिटेशन करें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, जिकप्सन्स रिलैक्सेशन टेक्निक यूज करें। डे में आप जनरली ना सोएं, डे में नैप एनफ है। नैप मतलब 10 मिनट सोए वो एनफ है, लेकिन उससे ज्यादा सोएंगे तो आप ऑब्वियसली रात की आपकी नींद अफेक्ट होगी, और दिन की स्लीप जनरली बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। नैप बोलते हैं 10 मिनट, बस उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है। स्लीप हाइजीन आप मेंटेन करें, एक शांत रूम रखें, कैफीन को अवॉइड करें रात को या शाम को। जो अदर स्टिमुलेंट्स है जैसे निकोटीन, अल्कोहल, ज्यादा पानी ना लें रात को। स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज बिफोर बेड टाइम ये सब ना करें। मेडिकेशंस जो आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी हैं उसको टाइमली लें, जिससे कि आपकी नींद नॉर्मलाइज हो सके। बाकी थेरेपी जैसे स्प्लिंटिंग, कैसे दर्द हम कम कर सकते हैं? स्प्लिंट जॉइंटों को एक स्प्लिंट लगा सकते हैं, जैसे नी कैप हो गई या नी ब्रेस हो गया, उस पे हम फंक्शन इम्प्रूव कर सकते हैं। फिंगर में भी स्प्लिंट कर सकते हैं जिनको डिफॉर्मिटी है। रिलैक्सेशन टेक्निक्स कर सकते हैं जो कि मसल स्पाज्म, जॉइंट स्टिफनेस इनको ठीक करे। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्रोनिक पेन में कैसे ठीक हो सकती है? एक तो आप डिजीज को एक्सेप्ट अर्ली करें, अर्ली ट्रीटमेंट शुरू करें, लो डिजीज एक्टिविटी को टारगेट करें कि आपकी डिजीज हमेशा कंट्रोल रहे। जब भी थोड़ी सी डिजीज बढ़े, आप अपने डॉक्टर से एज अर्ली एज पॉसिबल कांटेक्ट करें। अपने पेशेंट्स को आप अपने आप को आप मतलब सोशली एक्टिव रखें, और अपने प्रोफेशन को आप कंटिन्यू रखें। नॉर्मल स्लीप पैटर्न को मैनेज करें। एंजाइटी, डिप्रेशन को आप मैनेज करें प्रॉपरली, उसको ना आने दें, तो आप अपने पेन को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, बहुत कम दवाइयों से मैनेज कर सकते हैं। और आप अपने में क्या चेंजेस एक्सेप्ट करें कि भाई लाइफ में मुझे दर्द है या क्रोनिक बीमारी है, आर्थराइटिस है, उसमें हम क्या चेंजेस अपनी लाइफ में हम करें कि हमारी सबसे पहले अपनी फिजिकल लिमिटेशंस, कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ये मैं करूंगा तो मुझे खतरा है, ये आप अपनी ट्रू एबिलिटी जो है अपनी जाने कि मैं ये नहीं कि मेरे को जोड़ों में दिक्कत है और मैं स्विमिंग करने या दौड़ूंगा तो ऑब्वियसली वो आपको हार्म करेगा। तो अपनी फिजिकल लिमिटेशंस पे ध्यान दें। आप गिल्ट ना फील करें अगर आपको हेल्प चाहिए। आप अगर अच्छे नहीं हैं, आपकी तबीयत खराब है, तो आप जो भी प्लान था आप जाने का उसको कैंसिल करें। आप दर्द में आप बाहर ना जाएं। अपने आप पे काइंड रहें, जेंटल रहें। रिमेंबर दी आप कॉन्सिक्वेंसेस, कोई आपने गलत काम किया उसका ध्यान रखें कि आपको गिर गए तो फ्रैक्चर हो जाएगा या और कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लिगामेंट टीयर हो सकती है। आप अपनी न्यू रियलिटी एक्सेप्ट करें। सेफ्टी फर्स्ट, मैं सेफ रहूंगा, ये आप अपने आप में ध्यान रखें। सो हम कंक्लूजन करेंगे कि अपनी जो मेडिसिन है उसको आप कॉम्प्लीमेंट करें, सप्लीमेंट करें डाइट से, एक्सरसाइज से, बैलेंस लाइफस्टाइल से। स्ट्रेस को कम करें, नेगेटिव थॉट्स को हटाएं, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करें। और आप अपने आप को हेल्प कर सकते हैं खुद ही। आप अपनी आर्थराइटिस को, दर्द को, ऑटोइम्यून बीमारी को अपने आप ही मैनेज कर सकते हैं काफी चीजों से। जो मैंने ये सारी चीज बताई, अगर आप ये मैनेज करेंगे आपकी डेफिनेटली दवाइयाँ की रिक्वायरमेंट कम रहेगी। थैंक यू। आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप टाइप करें। आप के अगर कोई क्वेश्चंस हैं चैट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। सर, फॉर हाउ लॉन्ग कैन वी टेक पेन किलर्स? पेन किलर आप लंबे समय तक ऑब्वियसली नहीं ले सकते, और ये आंसर बड़ा इंडिविजुअलाइज है। अगर आप कहेंगे कि किसी को डायबिटीज है, किसी को हार्ट की बीमारी है, उसको पेन किलर की रिक्वायरमेंट आ गई, तो ऑब्वियसली आई वॉन्ट बी कंफर्टेबल गिविंग देम। अगर लगातार देनी पड़ी तो मैं 2-3 हफ्ते से ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होऊंगा। मॉनिटर करूंगा, कम से कम उनको वो वाली पेन किलर्स पे डालूंगा जो कम साइड इफेक्ट वाली हैं, जो सेफ हैं। किसी को किडनी की बीमारी है उसको तो एक भी पेन किलर नुकसानदायक है।
कोई यंग एज में है जिसको कोई ऐसी बीमारी नहीं है, यंग है, 20-25 ईयर्स का है, अगेन डिपेंडिंग ऑन द कॉज ऑफ पेन, कि आपका पेन क्या है, कितना है, कैसे है, उसको क्या बीमारी की वजह से पेन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर दे पाऊंगा। तो भी मैं ब्लाइंडली या ब्लैंकली नहीं बोल सकता कि मैं इतने समय तक पेन किलर सेफ है। ये इंडिविजुअल आंसर है, इंडिविजुअल पेशेंट का, डिपेंडिंग ऑन उनकी क्या कंडीशन है। काफी सारे पेशेंट्स होते हैं जो इवन जिनको 2-3 महीने में साइड इफेक्ट हो जाते हैं। मॉनिटरिंग जरूरी है, पेशेंट मॉनिटर नहीं करते, कुछ टेस्ट कराने होते हैं रेगुलरली अगर आप पेन किलर पे हैं। तो ऑब्वियसली ओवर द काउंटर मेडिसिन, आप ज्यादा लंबे समय तक पेन किलर ना खाएं। कोई बीमारी, आई वुड से, अगर आपकी पेन है, आपको और कोई बीमारी भी नहीं है, और अगर आप 5-7 दिन मेडिसिन पेन किलर खाई उससे ठीक नहीं हुआ, तो आप अपने डॉक्टर से जल्द कांटेक्ट करें। Sir, I have a question. Yeah. Is fibromyalgia treatable? डेफिनेटली फाइब्रोमाइल्जिया ट्रीटेबल है। जैसे मैंने डिस्कस किया, क्रोनिक पेन या फाइब्रोमाइल्जिया इज डेफिनेटली ट्रीटेबल डिपेंडिंग ऑन द कॉज। अगर प्राइमरी फाइब्रोमाइल्जिया है विदाउट एनी कॉज, और उसको और कोई बीमारी नहीं है, प्राइमरी फाइब्रोमाइल्जिया जनरली स्ट्रेस या घर में झगड़े या और कोई ऐसा पेशेंट को स्ट्रेस होता है, जनरली उसकी वजह से होता है। तो अगर वो कॉज ही हटा दिया जाए तो वो टोटली क्योरेबल है। और अगर वो कॉज नहीं हट पा रहा है पेशेंट का, तो मेडिसिन और नॉन मेडिसिन जो थेरेपीज हैं, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, ये जो मैंने सारे मेजर्स बताए, ये सब अगर आप फॉलो करेंगे तो भी कम से कम मेडिसिन विद टाइम पे आप बिल्कुल कंट्रोल रहेंगे। तो प्राइमरी, अगर कोई कॉज, प्राइमरी मतलब कोई बीमारी एसोसिएटेड जैसे गठिया या जो मैंने आपको रूमेटोलॉजी की बीमारी बताई, अगर वो कॉज नहीं है, तो आपका और कोई अगर कॉज है तो उसको आप ठीक करें। तो और अगर किसी बीमारी के साथ एसोसिएटेड है, जैसे डायबिटीज हो गया, गठिया की बीमारी हो गई, फाइब्रोमाइल्जिया उनके साथ है, तो आप उनको उस बीमारी को अगर कंट्रोल कर लेंगे तो आपका फाइब्रोमाइल्जिया भी कम या इवन गायब भी हो सकता है। और ये लाइफस्टाइल मेजर्स जो मैंने आपको बताए, इनको फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपका रिस्पॉन्स रहेगा।